बच्चों आज बहुत बेसिक यूनिट है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं और पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आता है उसको यही सिखाता हूं। तो आप लोग खूब बेहतर तरीके से देखें और जज करें कि कंटेंट आपको कैसा लगता है। तो आपको बच्चों क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर क्लास में लिखेंगे तो रिपीटर का सिलेबस खत्म कर पाना बहुत टफ हो जाएगा। तो क्लास रिकॉर्ड की जाएगी, आपको खाली रफ और पेन लेकर के बैठना है। नोट्स आपको बाद में सेंड किया जाएगा। क्लियर? ठीक है। और रिस्पॉन्सिव होकर के भी बेटा बैठना, मतलब कि आपको जवाब भी देते रहना है। देखो, सबसे पहले मैं कुछ लोगों का नाम बोल देता हूं, वो सब प्रेजेंट हैं तो मुझे बता दें जरूर। अक्षय, तुम सर? हाँ सर, प्रेजेंट हूँ। ठीक है। निकिता शेंडे, खुशबू साहू, खुशबू साहू, निखिल मेहता, यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। गौरी निमकर, यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। प्रशिका वाल्दे, प्रशिका, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, एस्लीशा, प्रेजेंट सर। गुड। साक्षी, संकेत, पूनम रामटेके, जानवी, यस सर। गुड। गिरीश, गिरीश इज देयर? नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो बच्चों, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आपको क्लास में लिखना नहीं है। सेशन आपको जो है रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको क्या करना है, खाली ध्यान से बातों को सुनना है। नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, आपको फिर क्लास के बाद नोट्स बनाना है। बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे आज किसको? मोल कॉन्सेप्ट को। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऐसा कहा जा सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का रीढ़ है मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली बात तो यही है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर चला जाए तो सबसे पहली बात सरकार यही है कि आप लोग जानते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बच्चों, वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। और आपको मालूम है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 672। प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम। और ये कितना होता है? 1.674 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम। और बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। और जो चार्ज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम विथ नेगेटिव साइन। और जो चार्ज एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन होता है वो 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम विथ पॉजिटिव साइन। बच्चों, और चार्ज जो न्यूट्रॉन पे होता है वो कितना होता है? 0। आप सोचोगे कि सर ये सब क्यों बता रहे हो, ये तो मैंने पढ़ रखा है 12th में। अच्छी बात है, पढ़ रखा है, बट मुझे कुछ चीजें बताना पड़ेगा। अगर बच्चों हम कभी रेशियो निकालते हैं, जैसे कि 10/2 लिखते हैं कहीं,
या कहीं 8/2 लिखते हैं, या कहीं 9/3 लिखते हैं, तो जरा देखो कि ये रेशियो हमसे क्या बताना चाहता है। ये आता है 5, ये आता है 4, और मान लो ये आता है 4.5। तो ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 टाइम बड़ा है, यानी कि 5 गुना बड़ा है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। यहां अगर देखो तो ये बता रहा है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 गुना बड़ा है। यहां जरा देखो ये क्या बता रहा है कि ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है? अगर ये डिवाइड बाई 2 कर दे तो 4.5 टाइम बड़ा है। हाँ या ना? यानी कि इस पृथ्वी पर जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में रेशियो हमको कुछ बताना चाहता है। रेशियो हमको ये बताता है कि न्यूमरेटर इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अगर आप इतनी बात से सहमत हो और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों कितने गुना भारी है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, तो आप क्या करोगे? रेशियो लोगे कि नहीं? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 9.1 इंटू 10⁻31 करोगे। हाँ या ना? जब तुम इसको करोगे तो जरा देखो, तुमने अभी पीछे देखा कि दुनिया के सभी रेशियो हम लोगों से क्या बताने की कोशिश करते हैं? दुनिया के सभी रेशियो हम लोगों से बताने की कोशिश करते हैं ये जो आपका न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है। तो जरा देखो ये रेशियो हमको क्या बताना चाहेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने गुना बड़ा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो मुझे तो याद है, आप भी सॉल्व करके देख लेना, लमसम 1835 के आसपास आएगा। यानी कि बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1835 टाइम बड़ा होता है। अच्छा भैया, ऐसा सर क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि अब जब तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वी विल नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्री? जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम कहीं भी मास निकालते समय इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपेयर में 1835 गुना हल्का होता है। या मैं इसका उल्टा बोल दूं कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में 1835 गुना क्या होता है बच्चों? भारी होता है। अब आगे चलेंगे, अब मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास। धैर्य रखना, जो बच्चे रिपीटर हैं उनको बहुत धैर्य रखना पड़ता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, बाकी घबराओ मत। कंटेंट को देश में कहीं भी पढ़ने वाले बच्चे से कंपेयर कर लेंगे तो आपको रियलिटी सामने आ जाएगी। तो जरा ध्यान से धैर्य से बातों को सुनते जाना, आपको कहीं किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका मेरा आपके साथ कमिटमेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी स्पीसीज। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी स्पीसीज। अगर हम किसी भी स्पीसीज के एक एटम के मास को किससे डिवाइड कर दें? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हम किसी भी स्पीसीज के एक एटम के मास को कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? हमको मिल जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास हमें क्या बताता है? अभी हमने पीछे बताया कि दुनिया का हर रेशियो हम बच्चों से क्या कहना चाहता है? दुनिया का रेशियो सारे बच्चों से कहना चाहता है कि डिनोमिनेटर इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द, सॉरी, न्यूमरेटर इज
हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब जरा मेरे सरकार सुनना, सरकार बताओ कि रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर डिफाइन करना हो तो तुम कह सकते हो रिलेटिव एटॉमिक मास गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट mass of one atom of any species is how many times greater than the 1/12 of mass of one atom of carbon 12। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास हमको यह बताता है कि दुनिया में किसी भी स्पीसीज के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 से कितने गुना भारी है? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को आगे ले चलूं तो जरा देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी स्पीसीज, किसी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्हीं की वजह से मास होगा 1/12। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं इन कार्बन और इन एनी एटम। अगर किसी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो मास भी तो उन्हीं की वजह से होगा। अगर तुम्हारे बैग में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक रखी हुई है तो तुम्हारे बैग में जो वजन होगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बुक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ना। अगर किसी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो मास इनकी वजह से होगा। अभी तुमने देखा और तुमने शपथ लिया कि सर अब जब तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में 0 कंसीडर करूंगा। यस सर। रीजन उसके पीछे अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 1835 गुना 1835 टाइम लेसर होता है। या उल्टा बोलूं कि प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1835 गुना ज्यादा होता है। इसलिए मास निकालते समय हम कभी भी इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बाल्टी में आम भरा हुआ है और एक आम का वजन है 5 किलोग्राम और बाल्टी में कुल 10 आम हैं, तो बताओ बाल्टी का कुल कितना वजन? 50 kg। 50 kg। कैसे आया? आपने लिखा नंबर ऑफ मैंगो इनटू मास ऑफ वन मैंगो, यही तो किया ना? यस सर। अब अगर मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो मैं क्या करूं? मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो मैं कर दूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या कर दूंगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन अपॉन 1/12। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों? 6 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। और कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 12 में? 6 इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। हाँ या ना? यस सर। अभी आपने पीछे देखा तो इन दोनों डेटा से एक बात आप कह सकते हो कि सर मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। या अगर एग्जैक्ट डेटा किसी को चाहिए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। हाँ या ना? ये होता है 1.672, ये होता है 1.674, 0.002 का डिफरेंस होता है। मानोगे क्या? यस सर। ठीक है। यस जरा गौर से देखना और बात को समझने की कोशिश करना। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। किसी बच्चे का वीडियो ऑन है? ऑफ कर ले वो। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो जरा देखो, ऊपर से अगर हम कॉमन कर दें मास ऑफ प्रोटॉन तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों? मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन कर दोगे और दोनों आपस में बराबर है तो न्यूट्रॉन की जगह भी प्रोटॉन रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं? तो ऊपर बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन करने पर P + N और नीचे क्या बचेगा बच्चों? 1/12 ऑफ, यहां से जरा देखो मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन कर दो
तो 6 + 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बचेगा। हाँ या ना, गौर से देख लो। हमने क्या किया है, अगर मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन रख सकता कि नहीं रख सकता? 100% रख सकता। यहां भी मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन रख सकता हूं, 100% रख सकता। रखने के बाद जब कॉमन करूंगा तो ऊपर बचेगा p+n और नीचे बचेगा 6 + 6। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, रिस्पॉन्सिव होके बैठना, जहां कोई चीज आपको दिक्कत दे आप मुझसे बिल्कुल क्रॉस कर लेना। अब जरा देखो, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन भी कट जाएगा, यानी जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बच्चों, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को बोलते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि इट इज अ यूनिटलेस टर्म। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये केवल नंबर का सम है। जैसे बच्चों, अभी भी बेटा किसी का वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर लो बेटा अपना। साक्षी, साक्षी काटोले, साक्षी काटोले, वीडियो ऑफ कर लो, ठीक, गुड। अब जरा देखो बच्चों, अगर ये यूनिटलेस है मेरे शेरों, तो जरा देखो, अगर मुझे निकालना हो, मान लो फ्लोरीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और बच्चों कैल्शियम के साथ साथ एरागॉन है। अगर एरागॉन का मेरे को इन सब का निकालना है RAM, तो RAM क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो जरा देखो, फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन? 9। कितने न्यूट्रॉन? 10। सोडियम में कितने प्रोटॉन? 11। कितने न्यूट्रॉन? 12। पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन? 19। कितने प्रोटॉन? 19। कितने न्यूट्रॉन? 20। कैल्शियम में कितने प्रोटॉन? 20। कितने न्यूट्रॉन? 20। एरागॉन में कितने प्रोटॉन? 18। और कितने न्यूट्रॉन? 22। क्या 40 होता है ना मास नंबर? तो जरा देखो, यहां से हमको क्या पता लगा, या अगर यहां से हमको पता लगा कि ये 19 हो जाएगा, ये 23, ये 39, ये 40, और ये भी कितना हो जाएगा? 40। यहां से एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन से ज्यादा होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे ऑक्सीजन अगर ले लो तो 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? 16। तो आप मेरे को जवाब दीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। रिलेटिव Yes, sir. एटॉमिक मास सिंपली क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके सम को क्या बोला जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है। क्लियर हुआ आपको? अब बच्चों, जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ लिए, तो अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और बातों को भी सीखेंगे। जरा देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद अगला क्वेश्चन आता है एटॉमिक मास यूनिट। सुना जरूर होगा आपने 11th क्लास में एटॉमिक, जानवी Yes, sir. बेटा बता सकती हो क्या एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? 1/12 ऑफ मास ऑफ one atom of carbon 12, one atom of carbon 12, 1/12 of mass of one atom of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 को क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो जरा देखो, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होगा? जरा देखो, कार्बन 12 का मास किसकी वजह से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अभी तुमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन के मास को तुम्हें नेग्लेक्ट करना है। तो जरा देखो, मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। अब जरा देखो सरकारों,
1/12। आपको मालूम है कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन ये आपस में क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो बच्चों P + n इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन लिखा जा सकता है कि नहीं? अब मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन अगर लिखा जा सकता है तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन में, तो 12 से 12 कट गया। अब मेरे को बताओ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आया कि नहीं बच्चों? यस सर। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द न्यूमेरिकल में ग्राम को एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है बच्चों। हमने आपको कितनी बातें बताई? हमने अपने सरकारों को बताई क्या? हमने अपने सरकार को बताई सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद हमने क्या बताया? एटॉमिक मास यूनिट। अब डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और हमने कैलकुलेट करके देखा तो मेरे सरकार कितना आया 1 एटॉमिक मास यूनिट? 1 प्रोटॉन के मास के बराबर आया। हाँ या ना? यस सर। यस अगर सर। एक प्रोटॉन के मास के बराबर आया तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो हमने कितनी चीजें जान ली मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले? हमने जाना सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हमने क्या जाना बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट। अब हम चल रहे हैं जानने सरकार एटॉमिक मास। क्या जानने चल रहे हैं? एटॉमिक मास। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे? अभी धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। एटॉमिक मास सुन करके क्या लगता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के एक एटम का जो मास होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब जरा सरकार थोड़ा ध्यान से देखना रीजन क्या है इन सब बातों को बताने का। तो भैया अब नीट वीट बहुत शाणे हो गए हैं, इन एग्जामों को दबोचने के लिए विदाउट नॉलेज दबोचा नहीं जा सकता। तो देखो तुमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि तुमने क्या लिखा था? मास ऑफ 1 एटम ऑफ any species divided by 1/12 of mass of 1 atom of कार्बन 12। यही लिखा था बच्चों या कुछ और लिखा था? यही लिखा था। ठीक है, यही लिखा था। अगर यही लिखा था तो जरा देखो रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी स्पीसीज की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है। अरे भाई बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कर दें बच्चों। ठीक है, और आगे जरा देखो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इनकी जगह क्या लिखा जा सकता है बच्चों? इनकी जगह पर एटॉमिक मास 1 AMU लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? RAM इंटू AMU। बहुत भारी बात है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि 99% लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। अगर एटॉमिक मास का देखो यूनिट आ रहा है AMU, मींस atomic mass has unit, but relative atomic mass is a unitless term.
जरा देखो, एटॉमिक मास की यूनिट आई, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे मैं फिर से एक बार अगर बनाऊं, तो आपने लिखा था फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन, मान लो हम लिख दें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अगर इनका लिखना हो RAM, तो बच्चों RAM सिर्फ क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास? P+N के बराबर होगा। लेकिन अगर इनका हमको लिखना हो बेटा AM, तो AM किसके बराबर होगा बच्चों? AM बराबर होगा P+N इंटू AMU के बराबर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब जरा गौर से देखो, फ्लोरीन के लिए P+N कितना आया था? ये 19 आया था, यानी फ्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 19 होगा, बट फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 AMU होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम पोटेशियम का एटॉमिक मास बताओ और तुमने बोल दिया 39, तुमने गलत बोला। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 AMU होता है, 39 रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तुमसे कोई पूछे कैल्शियम का एटॉमिक मास बोलो, तुमने बोल दिया 40, तुमने गलत बोला। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 40 AMU। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 40 AMU। यहां ऑक्सीजन का तुम 16 बोलोगे तो एटॉमिक मास बोलना पड़ेगा 16 AMU। नाइट्रोजन का बोलोगे अगर 14 तो एटॉमिक मास बोलना पड़ेगा 14 AMU। और कार्बन का अगर एटॉमिक मास बोलते हो 12 रिलेटिव एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास बोलना पड़ेगा 12 AMU। बताओ बच्चों, तीन बातें मैंने तुम्हें समझाई। सबसे पहले मैंने तुम्हें समझाया रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर मैंने तुम्हें सिखाया व्हाट इज 1 AMU, फिर मैंने तुम्हें बताया एटॉमिक मास, फिर मैंने चौथी बात तुम्हें क्या बताई कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये चारों बातें साहब लोगों को समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है। अगर किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो मुझसे इन चार बातों में कर सकता है, अदरवाइज मैं आगे चलूं। आगे बढ़े, बोल दो यार। Yes, sir. Yes. ठीक Yes, है, sir. चलो चलो आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो जरा गौर करना, अभी तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। तुम्हें एक शब्द मिलेगा मोलर मास। तो मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल। अब एक नया बाउंडर आ गया कि व्हाट इज 1 मोल। तो जरा देखो, वैज्ञानिक ने बोला कि तुम्हारे पास 12 ग्राम कार्बन है। कौन है बच्चों तुम्हारे पास? 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन। 12 है। इसमें तुम गिन लो टोटल नंबर ऑफ, इसमें तुम गिन लो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। 12 ग्राम कार्बन में कुल जितने कार्बन एटम होंगे बच्चों, उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को दुनिया बोलेगी 1 मोल, या उसी को दुनिया बोलेगी एवोगैड्रो नंबर। बहुत गौर से सुनना, यानी व्हाट इज 1 मोल या व्हाट इज 1 ग्राम, सॉरी 1 एवोगैड्रो नंबर, या व्हाट इज 1 मोल या व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम एसोसिएटेड विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड 1 मोल और एवोगैड्रो नंबर। तो अगला क्वेश्चन आया कि कैसे जानूंगा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम है? क्या करूंगा? उंगलियों में कार्बन ले लेकर के गिनूंगा, जो कि No, sir. है, क्योंकि कार्बन की साइज छोटी नहीं, एटम की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है बच्चों। तो उंगलियों से उसे नहीं गिन सकते हैं, उसको दिमाग से गिन सकते हैं। गिनना तुम्हें आता है, देखो मैं प्रूफ कर देता हूं। एक बाल्टी में आम भरा हुआ है, बाल्टी का टोटल वजन है 200 किलोग्राम।
एक आम का वजन है 5 किलोग्राम, तो बाल्टी में कुल कितने आम? 40. 40। कैसे आया? तुमने लिखा टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन मैंगो, इससे तुम्हें क्या मिल गया? नंबर ऑफ मैंगो। यानी टोटल मास को एक आम के मास से डिवाइड कर देने पर तुम्हें नंबर ऑफ मैंगो मिला कि नहीं मिला? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, अब जरा हमारे सरकार देखें कि धड़ाधड़ कैसे आ जाएगा। अगर यहां हमें चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या करोगे बच्चों? यहां लिख देना टोटल मास। जानवी अब ध्यान से देखना कि वो बात कितना काम आएगी। टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जरा देखो टोटल मास कितना है मेरे शेरों? 12 ग्राम। कार्बन 12 के एक एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक मास, जो कि कितना होगा? P + N × AMU के बराबर। पीछे प्रूफ किए हो? Yes, sir. Yes, मेरे शेरों, Yes, sir. किसी भी स्पीशीज के एक एटम के मास को ही तो एटॉमिक मास बोलते हो। तो कार्बन 12 के एक एटम के मास को कार्बन 12 का एटॉमिक मास बोल दो। और एटॉमिक मास पीछे तुमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया है? P + N × AMU 12 × ग्राम, नीचे P + N 12 × AMU। ऊपर मास है ग्राम में, नीचे AMU में। गलत बात है, दोनों का यूनिट सेम कर दो। तो जरा गिरीश बताओ कि 1 AMU = हाउ मच ग्राम? गिरीश इज देयर? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो 1 AMU = हाउ मच ग्राम, पीछे तुमने प्रूफ किया कि नहीं बच्चों? बोल दो यार आप। Yes, sir. देखो इंटरेक्ट रहो बेटा, इंटरेक्ट रहोगे तो खूब मजा आएगा। कितना आया जल्दी बोलो मिताशी? 1.672 into 10⁻⁻24 gram. बस 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब इंसाफ हुआ, अब तक ना इंसाफी था। तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे, मुझे याद है, तुम चाहो तो सॉल्व करके देख लो। ये आ जाएगा 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम। यानी 12 ग्राम कार्बन में कुल कितना कार्बन एटम आया? 6.023 × 10⁻23। इसी को दुनिया आज से क्या बोलेगी? इसी को धरती आज से बोलेगी 1 मोल। और इसी को धरती आज से क्या बोलेगी? एवोगैड्रो नंबर। कोई तकलीफ? No, sir. ठीक है, सबका सपोर्ट लगेगा मुझे। जब सब बोलेंगे तो मैं इधर, नहीं तो मेरे सामने बच्चे नहीं, दीवार दिखती है और लैपटॉप का स्क्रीन। तो बच्चे मेरे सामने ना हो तो दिल में तो रहने ही चाहिए, थोड़ी उनकी आवाज आती रहेगी तो मुझे एक्सर्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक बहुत जबरदस्त बात बता दूं, तो जरा देखो कि 1 मोल क्या होता है। रटने की जरूरत है क्या? 1 मोल क्या होता है? क्या कह दोगे? कह देना कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने कार्बन एटम होते हैं, जाओ गिन लो। इसी को दुनिया आज से क्या बोलेगी? इसी को दुनिया आज से बोलेगी 1 मोल। तो हमने गिन डाला। हमने जब गिना तो मैं पाया कि 12 ग्राम कार्बन में कुल कितने कार्बन एटम आए हैं बच्चों? 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम आए हैं। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. गौरी समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई, देखो थोड़ा बेसिक लेक्चर है आज, बट बेसिक में भी मैं बाल की खाल निकाल दूंगा। खाली आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको 1 मोल बोलेंगे, ठीक है? तो जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि 1 दर्जन केले, तो कितने केले? 12। वैसे अगर आज से कोई तुमसे कहे 1 मोल केले, तो कितने केले? 6.023 × 10⁻23 x। अब x कुछ भी हो सकता है, x एटम भी हो सकता है,
इलेक्ट्रॉन भी हो सकता, प्रोटॉन भी हो सकता, न्यूट्रॉन भी हो सकता, मॉलिक्यूल भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है एक्स। यानी कि अगर कोई चीज, जैसे कोई चीज एक दर्जन में कितनी होती है, 12 होती है, ठीक वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक मोल में कोई चीज कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। बताओ एग्री हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात का जवाब देना। एक शब्द पूछता हूं, जानवी, जानवी कभी एवोग्राम सुनी हो क्या? नहीं। ठीक है, कोई बच्चा क्लास का एवोग्राम कभी सुना है क्या? व्हाट इज वन एवोग्राम? Sir, 1 mole. नो, देखो ये सब ऐसी बातें हैं जो फंसाने के लिए आती हैं। तो जान लीजिए व्हाट इज वन एवोग्राम। अगर हम 1 ग्राम को किससे डिवाइड कर दें, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, जो वैल्यू मिलती है उसको 1 एवोग्राम बोलते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ए यूनिट ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए यूनिट ऑफ मास एंड वेट इक्वल टू 1 ग्राम, इक्वल टू 1 ग्राम divided by the Avogadro number, divided by the Avogadro number। अगर हम 1 ग्राम मास या वेट को किससे डिवाइड कर दें, अगर हम उसको डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से, तो जो भी कुछ हमको मिलेगा उसको साइंस की भाषा में बच्चों क्या बोला जाता है, उसको साइंस के लैंग्वेज में एवोग्राम बोला जाता है। किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए बस। तो अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लास, आप फटाफट रिज्वाइन करिएगा, बिल्कुल बिना समय को लॉस किए हुए। तो मैंने आपको इतनी देर में रिलेटिव एटॉमिक मास बताया, मैंने आपको एटॉमिक मास बताया, मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट बताई, मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में रिलेशन बताया, मैंने आपको एवोग्राम बताया, और मैंने आपको इतनी बेसिक, और मैंने आपको अगर किसी चीज का मॉलिक्यूलर मास है P + N × AMU, तो उसका मोलर मास जो होगा वो होगा P + N × ग्राम। कई बार मैंने ऐसा फेस किया है, बच्चे मोलर मास नहीं बता पाते हैं और मॉलिक्यूलर मास नहीं बता पाते हैं, इसलिए शुरुआत में सारी चीजों को बता देना मेरा फर्ज है। जरा देखो, जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताओ, वाटर का मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है बच्चों 1 मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है सरकार? 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? वाटर में कुल कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। तो वाटर में कुल कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन? 60 + 2, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होगा, ये मैं प्रूफ करूंगा और हमेशा के लिए फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। जरा देखो, मोलर मास का क्या मतलब होता है बच्चों? मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल, अच्छा, मास ऑफ 1 मोल क्या होगा? नंबर ऑफ स्पीसीज in 1 mole into mass of species
या मास ऑफ वन स्पीसीज? इस बात को जरा समझो, वही आम वाला एग्जाम्पल कि अगर तुमसे कोई कहे 1 दर्जन आम का वजन कितना है, तो क्या करोगे? एक आम का वजन इंटू नंबर ऑफ मैंगो इन 1 डजन। तो मैंने क्या किया है, मोलर मास यानी 1 मोल का मास या मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल में जितने पार्टिकल हैं उनका नंबर इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल, यही तो करना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, Yes. 1 मोल में किसी चीज के कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 स्पीसीज। 1 स्पीसीज का मास कितना आया है? 18 AMU। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 18 इंटू AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको पूरे को सॉल्व करोगे, मुझे मालूम है, तुम्हें अगर डाउट हो तो करके चेक कर लेना, 18 ग्राम आएगा। तो तुम बताओ ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं, कि अगर एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास पूछे तो चुपचाप कह देना P+N इंटू AMU। अगर उसी के 1 मोल का मास पूछे तो क्या बोलना पड़ेगा तुम्हें? P+N इंटू ग्राम। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर बच्चों आपसे वो कहता है, मान लीजिए कहे कि आप अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास बताइए। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल का मास, तो P+N इंटू AMU हो जाएगा। अमोनिया में कुल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? 17। तो कितना हो गया ये? 17 AMU। अगर अमोनिया का मोलर मास पूछे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर मास? मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? P+N इंटू ग्राम। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. यानी कि 17 ग्राम हो जाएगा 1 मोल का मास। अगर सरकार इतनी बात आप समझते हैं तो अब जाकर के मेरी बेसिक बातों का काम खत्म हुआ। अब हम लोग सीधे आते हैं किस पे? न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे तो ही कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत होगा और तभी हम चीजों को अच्छे से जान और सीख पाएंगे। जैसे बच्चों, सबसे अगर हम बेसिक क्वेश्चन उठा लें और हम कहें कि कैलकुलेट, अब एक चीज और बता दूं, हाँ, धरती पर मोल निकालने के कुल 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं बच्चों? 3 मेथड। एक है मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 का इस्तेमाल तब करते हैं when amount of substance is given in gram। इसका इस्तेमाल तब करते हैं when number of particle is given। इसका इस्तेमाल तब करते हैं when volume at STP is given। ये 3 स्थितियां हैं जिसमें हम क्या करते हैं? मोल कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग आज चल रहे हैं मेथड 1 को पढ़ने, और आज मेथड 1 को ही पढ़ेंगे। तो मेथड 1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अब आप अपने रफ और पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो कहता है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम in 180 ग्राम ऑफ यूरिया।
पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 180 ग्राम यूरिया में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने हाइड्रोजन एटम, कितने नाइट्रोजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम और कितने कार्बन एटम हैं। तो बच्चों जरा देखो, हम 180 ग्राम यूरिया में कितना क्या क्या है ये तो नहीं जानते, लेकिन एक यूरिया में कितना क्या है ये जानते हैं। NH2CO NH2 ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में 2 × 7, और एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन में 4 × 1। अगर प्रोटॉन की बात करें तो नाइट्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है 7, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 7। कार्बन में कितना प्रोटॉन 6, और ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन 8, और कितना हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन 4 × 1। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन में कितना प्रोटॉन 2 × 7, कार्बन में कितना न्यूट्रॉन 6, ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन 8, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन 0। बोलो बच्चों, बोलो यार, थोड़ा रिस्पॉन्स कर बच्चों। ठीक है, यस सर। जो भी चीज ना समझ में आए आप उसको मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना, आप मुझसे उन सब बातों को पूछने की कोशिश करना। जितना बेहतर तरीके से आप मुझसे बातें पूछेंगे और चीजों को ध्यान से सुनेंगे, उतना बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब बच्चों अगर बात किया जाए हाइड्रोजन का, तो इसके एक मॉलिक्यूल में, ये हम सब किस में बात कर रहे हैं, इन 1 मॉलिक्यूल बात कर रहे हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में, इन 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम कितना है 2, नाइट्रोजन एटम कितना है 2, कार्बन एटम कितना है 1, ऑक्सीजन एटम कितना है 1। यानी कि जितने डेटा वो हमसे पूछ रहा है पर मॉलिक्यूल, वो सभी डेटा हमारे पास है कि नहीं। अगर यस सर। तो अगर हम किसी तरीके से, अब यही एक लाइन सुन लो ध्यान से, देखो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ट्रिकी यूनिट है और पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इसके ऊपर टिका हुआ है, और मैं इसे बहुत अच्छा पढ़ाता भी हूँ। धीरे धीरे आप धैर्य रखना। अगर आप जैसे एक क्लास, अभी जैसे देखो 30 लोग 24 लोग थे, अचानक 20 बचे दूसरी क्लास में, ये जो 4-5 लोग अनडिसाइडेड पीपल हैं या जो आते हैं, मैं तो कहता हूं क्लास में तभी आओ जब कुछ अंदर तुम्हारे चल रहा हो, करने का कुछ जुनून हो। और कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन वहां रेगुलरिटी मस्ट है बच्चों। रेगुलरिटी सबको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आनंद आ पाएगा। अब जरा देखो, यही एक लाइन सुनो, अगर किसी तरीके से मैं 180 ग्राम यूरिया में नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल पता कर लूं, तो एक यूरिया मॉलिक्यूल में क्या क्या कितना है मालूम है कि नहीं। तो नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल आते ही सारा आंसर आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अगर एक समोसे की कीमत तुम्हें मालूम है, तो कितना भी समोसा तुम्हारे सामने रखा हो उसकी कीमत बता सकते हो कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो यानी हमारा जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि 180 ग्राम यूरिया में कितनी यूरिया है यही पता करना। तो जरा देखो, नंबर पता करने के लिए हमेशा मोल निकालते हैं, और जरा देखो यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है, यानी मेथड 1 लगेगा कि नहीं। अब मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 कहता है कि मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है 180, और मोलर मास कितना होगा P + N × ग्राम होगा कि नहीं। दहाड़ के बताओ, पीछे यही तो सिखाया मैंने। अब P हो जाएगा, देखो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, 7 दूनी 14 और 14 6 20 और 20 और ये 32 तो हो गया हमारे पास प्रोटॉन। अब जरा न्यूट्रॉन लिखा, 7 दूनी 14 14 6 20
और 20 के बाद 20 और 8 28 28 न्यूट्रॉन हो गया। जोड़ोगे तो ये 60 आएगा, यानी यूरिया का जो मोलर मास है बच्चों वो 60 ग्राम है, और जो मास है वो 180 ग्राम है। तो कट गया, तो यूरिया कितने मोल आ गए? 3 ठीक है, तो अगर 1 मोल यूरिया में कितने यूरिया, 1 दर्जन यूरिया में कितने यूरिया? 12। तो 1 मोल यूरिया में कितने यूरिया? 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 यूरिया। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 मोल यूरिया में कितने यूरिया? 3 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 यूरिया मॉलिक्यूल। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यानी हमें नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल पता लग गया, दैट इज हाउ मच? 3। इसको अपन Na बोल सकते हैं कि नहीं? तो हमारे पास यूरिया मॉलिक्यूल का नंबर पता लग गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ बच्चों? 7 14 26 और 8 4 12 32। एक मॉलिक्यूल में 32 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जरा देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। बोलो हाँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि कितना आया है 180 ग्राम में, 3Na, इनटू प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल 32। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको ये? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो समझेगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। अब आओ, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम बच्चों? 2. तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2 इंटू इतना। एक समोसे का दाम 2 रुपया, तो 5 समोसे का दाम कितना रुपया? 10. 10। तो अगर एक यूरिया में 2 नाइट्रोजन है तो इतने यूरिया में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू दिस नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर तुमसे पूछे तो एक यूरिया मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम? 1. इतने में कितना हो जाएंगे? 1 इंटू 3Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे तो एक यूरिया में कितने ऑक्सीजन? 1, तो इतने में कितना? 1 इंटू Na। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे तो एक यूरिया में कितने हाइड्रोजन? 4, तो इतने में कितना? इंटू 3Na। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, ये बेसिक क्वेश्चन है। मेथड 1 अपन यूज कर रहे हैं। मेथड 1 का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? मेथड 1 का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हो ग्राम में। हमने अगर एक मॉलिक्यूल के बारे में हमें सब इंफॉर्मेशन है तो 180 ग्राम यूरिया में यूरिया मॉलिक्यूल पता लगते ही सारी चीजें पता लग जाएंगी। यूरिया मॉलिक्यूल हम किस से निकालेंगे? मेथड 1 से। मेथड 1 कब लगाते हैं? जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हो किसमें? ग्राम में। किसमें दिया हो बच्चों? ग्राम में। अब जैसे अगर एक क्वेश्चन में ले लूं और आपसे पूछूं कि which of the following has maximum number of atom। पहला ऑप्शन देता है 16 ग्राम O2, दूसरा ऑप्शन देता है 32 ग्राम O3, तीसरा ऑप्शन देता है
16 ग्राम O। चौथा ऑप्शन देता है ऑल हैज सेम। तो बच्चों देखो, अगर किसी का मोल ज्यादा होगा तो उसमें उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। बोलो हाँ। यस सर। हाँ अगर सर। किसी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उसमें एटम ज्यादा होगा। हाँ या ना? यस सर। तो आओ सबके मोल निकाल दें। यहां देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है तो कौन सा मेथड लगाओगे? मेथड वन कहता है मोल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मैंने पीछे सिखाया है, क्या होता है? P प्लस एन इंटू ग्राम। तो P प्लस एन इसमें कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये आ गया 1/2 मोल O2। यहां जरा देखो मोल निकालो। यहां मोल निकालोगे तो 32 डिवाइडेड बाई 48, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 मोल क्या? O2। यहां जरा देखो मोल निकालोगे तो 16 अपॉन एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होगा, 1 मोल क्या? O। अब जरा गौर से देखो, तुमको पता करना है एटम। तो हाफ मोल O2 में कितने मोल O? 2 इंटू 1/2, क्योंकि एक O2 में 2 O होता है, तो 2 O2 में 2 इंटू 2, 3 O2 में 3 इंटू 2, 1/2 मोल O2 में, तो 1/2 इंटू 2 मोल O। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। जहां ना समझे वहां क्रॉस क्वेश्चन फट से कर लेना, क्योंकि जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक बच्चों मैं नहीं जान पाऊंगा कि क्या चीज आपके पकड़ में आई और क्या चीज आपके पकड़ में नहीं आई। हालांकि मेरे समझाने के तरीके से अगर आपका बिल्कुल सब्जेक्ट डमाडोल नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा, अगर बिल्कुल डमाडोल होगा तो नहीं आएगा। अब यहां से पता लगा 1/2 इतने मोल O। यहाँ पे अगर इतने मोल O2 है तो कितने मोल O? 2/3 इंटू 2 मोल O। और यहाँ इतने मोल यानी 1 मोल में तो 1 मोल ही होगा, तो बताओ 1 मोल O। जिसके मोल ज्यादा उसमें पार्टिकल ज्यादा कि नहीं? तो जरा बताओ किसके मोल ज्यादा? यहाँ देखो 4/3 ये ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं? यस सर। हाँ। 1 मोल O पहले में, 1 मोल O तीसरे में, और यहाँ कितने मोल? 4/3 मोल O। तो बताओ किसका मोल सबसे ज्यादा है? इसका सबसे ज्यादा है ना? यस सर। जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसमें एटम सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एटम आ जाएगा 32 ग्राम ओजोन में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सर। हाँ सर आप एक बार बताएंगे वो 2 मोल O2 कहाँ से आया? बिल्कुल बताऊंगा बेटा। देखो ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम? 2। यानी कि एक O2 कितने O देगा? 2। तो 1 मोल O2 कितने मोल O देगा? 2 मोल। तो 1/2 मोल O2 कितने मोल O देगा? 1/2 इंटू 2। 100 मोल O2 कितने मोल O देगा? 53 मोल 2 इंटू 100। कितने मोल O देगा? X मोल O2 कितने? 53 इंटू 2। अभी भी नहीं समझा? समझा सर। गुड। अब आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन उड़ाते हैं अपन फटाफट, और मेथड 1 आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो समझ लो कि हमने
आज का टारगेट पूरा कर दिया। आपके लिए बहुत बेहतर प्लान भी बनाया हूं, क्योंकि रिपीटर वाले बच्चों आपको सिलेबस कराना कोई मजाक बात नहीं है। इसके लिए बिल्कुल स्मार्टनेस के साथ काम नहीं किया गया तो सिलेबस करा नहीं मिलेगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। अगर अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जरा देखो, अब मैं कुछ स्मार्ट बातें बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। गौरी, आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। चलो गौरी सुनो, देखो, क्या आपने 1 फैराडे पढ़ा है? नो सर। कोई बात नहीं। जानवी बेटा, आप बताओगे क्या 1 फैराडे किसे कहते हैं? चार्ज 96500 कूलम चार्ज। ना, 1 फैराडे बोलते हैं किसको? चार्ज एसोसिएटेड विथ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, आज जितनी बातें बताया हूं ना, इन सभी बातों को तुम्हें सीख के आना है, याद रखना, जरा सी भी लापरवाही नहीं करना है। 1 फैराडे अपन किसको बोलते हैं? चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, इसको मैं निकाल देता हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चार्ज, बहुत गौर से देखना, बहुत भारी चीज बताऊंगा। चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? यस सर। ठीक Yes, है। sir. अगर तुमसे कोई कहे 18 समोसे का दाम बताओ, तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ समोसे इनटू प्राइस ऑफ 1 समोसा। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर कोई तुमसे कहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ, तो क्या उसका क्या डेफिनेशन है 1 फैराडे का? तो क्या बोल दोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको समझ में आती है या नहीं, कैसे लिख रहा हूं? अरे यार, यूनिटरी लॉ बोलते हैं, 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ाया जाता है, सब्जी की दुकान वाला अच्छे से जानता है। मान लो अगर तुमने लिया लौकी 19 रुपए केजी और 900 ग्राम तुमने लौकी लिया है, सब्जी वाला दाम बता देगा, तुमको घंटों लगेगा जोड़ने में। मान लो कि तुमने लिया चिकन है, मान लो 280 रुपए का 1 किलोग्राम, और तुमने लिया मान लो 175 ग्राम चिकन, तो इसका दाम तुम नहीं बता पाओगे, चिकन बेचने वाला वो गंवार बता देगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसको यूनिटरी लॉ आता है और तुम्हें नहीं आता। समझे क्या? यस सर। यूनिटरी लॉ हमको सीखना पड़ेगा। चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं कि ये बात सबको समझ में आई होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 मोल में? 6.023 इंटू 10⁻23। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 कूलम। एग्जैक्टली इतना नहीं आता है, बट वैज्ञानिकों ने उसको इसके बराबर माना है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं 1 फैराडे, वो किसके बराबर होता है बच्चों? 96500 कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर होता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? जानवी, यस सर। क्लियर हुआ बेटा? हाँ। तो अगर कोई पूछेगा 1 फैराडे तो क्या बोल दोगी? चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे। एंड आपके सर ने आपके सामने प्रूफ कर दिया है, ये किसके बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा आगे सुनो। आगे की बात क्या है? देखो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ शब्द मिलेंगे। ग्राम एटम, ये भी तुम्हें कंफ्यूजन के लिए मिलेगा।
ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इन सब का मतलब क्या होता है? मोल। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो। अगर कहीं लिखा है ग्राम एटम तो समझ लो तुम्हें पागल बना रहा है, एक्चुअली उसका मतलब क्या है? मोल। कहीं लिखा है 2 ग्राम एटम, इसका मतलब उसका क्या है? 2 मोल। कहीं लिखा है 3 ग्राम मॉलिक्यूल तो उसका मतलब है 3 मोल। तो ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल अगर कहीं लिखा दिखेगा बच्चों को तो बच्चे उसको क्या मानेंगे? मोल। मोल। अब एक चीज और पूछूंगा, अगर कहीं लिखा है Na+ तो जरा बताओ मिताशी की सोडियम पे कितना चार्ज है? कहीं लिखा है Cl- तो बताओ क्लोरीन पर यहाँ कितना चार्ज है? सर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। शाबाश। किसमें कह रही है, इसमें या इसमें? Na में। रुक जा, गलत कह रही है। तब देखो, तब भी तुमने कुछ स्मार्टनेस दिखाया है, पूरा तो नहीं दिखाया। देखो मैक्सिमम लोग कहेंगे +1 चार्ज है, ये महागोबर बात है। या कोई कह दे -1 चार्ज है, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। अगर कहीं तुम्हें दिखता है +1 तो इसका मतलब हुआ 1 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। +1 का मतलब क्या होता है? 1 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। -1 का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। प्रूफ कर देता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। देखो अगर कहीं है सोडियम तो सोडियम में बच्चों 11 होता है प्रोटॉन, 11 होता है इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो Na+ बन जाता है। यहां होता है 10 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। अब एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? नेगेटिव। हाँ या ना? यस सर। तो अगर Na+ पे टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ड्यू टू 10 प्रोटॉन ड्यू टू 11 इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर और साइन में उल्टा होता है। +2 और -2 जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसकी वजह से 0 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, या गर्मी लग गई है मुझे भी। देखो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है ना, प्रोटॉन थोड़ी कम हुआ। तो प्रोटॉन इतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन 10 होगा। तो कितना चार्ज हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक प्रोटॉन बचा रह जाएगा। तो बताओ कि अगर कहीं तुम्हें मिलेगा +1 तो तुम कतई मत कहना कि वहां +1 चार्ज है। तुम क्या कहोगे? एक प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है। अगर कहीं तुम्हें लिखा Cl- तो कभी मत कहना कि वहां -1 चार्ज है। क्या बोलोगे? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या कोई मेरी बात को चैलेंज करेगा या मान रहे हो सब लोग? चलो, इसका मतलब मान रहे हो। तो अब देखो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं कहूंगा कैलकुलेट द चार्ज associated with number 1 24 gram of Mg+2 ion, number 2 24 gram ion of Mg+2, number 3 24 ion of Mg+2। बहुत गौर से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देख, बिल्कुल। अब जरा बताओ
ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो थोड़ी बुद्धि हिल जाती है। अब बताओ, चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन कितना होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज होगा कि नहीं बच्चों? थोड़ा तो यस सर। 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ठीक है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम, यानी मोल पता करो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कितने ग्राम है? 24 ग्राम है, और मोलर मास भी कितना होता है? 24 होता है। तो कट जाएगा, 1 मोल आ गया। तो 1 मोल Mg+2 आया। तो 1 मोल Mg+2 का मतलब कितने Mg+2? जवाब दो। 6.023 into 10 to the power 23 Mg+2, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल Mg+2, अब चाहे बोलूं 1 मोल Mg+2 या बोलूं 24 ग्राम Mg+2, दोनों का मतलब सेम है कि नहीं? क्योंकि 24 ग्राम में ही तो 1 मोल आया है। यस सर। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Mg+2 या 24 ग्राम ऑफ Mg+2 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ Mg+2 इंटू चार्ज ऑन 1 Mg+2। तो नंबर ऑफ Mg+2 कितना है? दहाड़ के बताओ, नंबर ऑफ Mg+2 कितना है 1 मोल में? 6.023 into 10 to the power 23 6.23। और चार्ज ऑन 1 Mg+2 कितना है? हाँ तो कह दो यार। यस सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे कुछ तो बोलो। आ रहा है। ठीक है, इसको तुमने पीछे 1 फैराडे बोला है, चाहो तो चेक कर लो। तो ये कितना हो गया? 2 फैराडे। कूलाम में पूछे तो 2 × 96500 कूलाम। इसको पीछे तुमने 1 फैराडे बोल रखा है, नहीं? देखो, देख लो ध्यान से। यस। ठीक है, यानी जो है 24 ग्राम मैग्नीशियम के पास, 24 ग्राम मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज होगा जरा बताओ। बस छोड़ रहा हूं मितासी, 1 मिनट और। 2 × 96500 कूलम या 2 फैराडे। अब जरा देखो दूसरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, 24 ग्राम आयन, ये तुम्हें पागल बना रहा है। इसका मतलब क्या है? मोल, यानी 24 मोल Mg+2 के पास कितने Mg+2? 24 × 6.023 into 10 की पावर 23 Mg+2। तो चार्ज ऑन 24 मोल Mg+2 कितना हो जाएगा? 24 × 6.023 into 10 की पावर 23 into चार्ज ऑन 1 Mg+2। 1 Mg+2 कितना चार्ज आया है? 2 × 1.67 into 10 की पावर -19 कूलम है भाई। नंबर ऑफ मैग्नीशियम इंटू चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम, यही तो करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ Mg+2 इंटू चार्ज ऑन 1 Mg+2, यही तो करना पड़ेगा बच्चों। यस सर। यस सर। अब बताओ, ये 1 फैराडे लिखा है कि नहीं? हाँ सर। तो आंसर कितना आ गया? 48 फैराडे। बोलो। हाँ सर। यस ठीक सर। है, अगर आंसर आ गया 48 फैराडे तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है 24 आयन ऑफ Mg+2। तो एक आयन पे चार्ज है इतना, तो 24 आयन पे कितना होगा? 24 × 2 × 1.67 × 10 की पावर -19 कूलम, हाँ या ना? यस सर। भाई एक आयन पे इतना चार्ज है तो 24 आयन पे कितना होगा? इंटू 24। एक समोसा 2 रुपए का, 24 समोसा कितने का? इंटू 24।
हाँ या ना? सर ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। हमने आपको मेथड 1 बताया है। मैं आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं, वो सभी क्वेश्चन आपको घर करने हैं और साथ साथ में आपको नोट्स भेज रहा हूं, नोट्स भी आपको बनाना है। क्लियर? यस सर Yes, sir. चलो आज के लिए इतना सर पर्याप्त है। रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करने वाले हो क्या? क्या हुआ प्रणय? सर रिकॉर्डेड वीडियो आप सेंड करने वाले हो क्या ग्रुप में? रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में 10 मिनट के अंदर। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल करे। अब शेर की तरह मैदान में आ जाओ। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। Thank you, sir. वेलकम टू ऑल ऑफ यू।